नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दीपक। स्वागत है आपका कलेक्टर जी पर। आज है 6 मई। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में SCO विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, सिक्किम, गोवा, उत्तराखंड। तो आंसर है गोवा में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। भारत ने, देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है इसको देखेंगे। भारत ने शंघाई सहयोग संगठन SCO के सभी सदस्यों को औपचारिक रूप से निमंत्रण भेजा था। चीन, पाकिस्तान और रूस ने अपने विदेश मंत्रियों की उपस्थिति की पुष्टि की। तो देखिए चीन से भी विदेश मंत्री आए, रूस से भी विदेश मंत्री आए और बहुत समय के बाद ऐसा हुआ कि पाकिस्तान से भी कोई एक इतना बड़ा ऑफिशियल जो कि विदेश मंत्री है वो पाकिस्तान से भी आया। तो इसलिए ये मीटिंग इम्पॉर्टेंट हो जाती है। विदेश मंत्रियों की बैठक का फोकस मुख्य रूप से किस बात पर था। SCO काउंसिल ऑफ स्टेट ऑफ हेड्स की आगामी बैठक की मूल सामग्री पर। स्टेट ऑफ हेड्स मतलब कि जो अलग अलग देश हैं, जो SCO के देश हैं, मेंबर्स हैं, उनकी आगामी बैठक जो कि 3 से 4 जुलाई को नई दिल्ली में होने वाली है। जो मुख्य बैठक SCO की होने वाली है उसी का एक तरीके से ये स्टेज तैयार कर रहा है। ये सब जो मीटिंग्स हो रही हैं उसी की एक तरीके से स्टेज तैयार कर रही हैं ये सब मीटिंग्स। तो शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? गोवा में। ये हम लोग को याद रखना अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। SCO का फुल फॉर्म क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर शंघाई सहयोग संगठन कहते हैं। स्थापना हुई थी 2001 में। इसका मुख्यालय है बीजिंग में। नाम है इसका शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन, लेकिन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, देखिए नाम में शंघाई है लेकिन मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके अध्यक्ष कौन है? झांग मिंग। अब ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों हो जा रही है? क्योंकि भारत इस साल SCO की अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए SCO के बारे में बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। मुख्यालय कहाँ है, स्थापना कहाँ हुई है, अध्यक्ष कौन है, इसकी देखिए आधिकारिक भाषा कौन कौन सी है SCO की। रशियन है और मंदारिन है। मंदारिन या फिर जिसे मैंडेरिन भी कहते हैं। मैंडेरिन चाइनीज़ लोगों की भाषा होती है। और देखिए सदस्य देश कौन कौन से हैं, मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो 8 मेंबर्स होते हैं SCO के, ध्यान रखिएगा। चीन, रूस, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। ये जो 5 देश हैं इन्हें पहले 1996 में शंघाई 5 कहते थे। SCO 2001 में जिसकी स्थापना हुई इसे 1996 में शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। और मेंबर कंट्रीज़ उस समय पे कौन थी, या फिर फाउंडिंग कंट्रीज़ कहना चाहिए, चीन, रूस, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। फिर 2001 में जुड़ा उज़्बेकिस्तान, तब बना ये SCO और 2017 में भारत और पाकिस्तान जुड़े थे। तो चलिए इतनी बातें हम लोग SCO के बारे में याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं। देखिए तो पाकिस्तान की तरफ से जो विदेश मंत्री आए थे ये आए थे, इनका नाम क्या है? बिलावल भुट्टो जरदारी। अब ये आए हैं SCO की मीटिंग में, SCO की मीटिंग अटेंड करने के लिए। लेकिन इन्होंने यहाँ पर, बात हो रही है पूरा SCO के बारे में मूल रूप से, लेकिन इन्होंने यहाँ पर बेवजह कश्मीर का मुद्दा उठाया और ये कह दिया कि आर्टिकल 370 जब तक रिमूव होगा नहीं तब तक इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन पहले जैसे मतलब अच्छे नहीं हो सकते। तो बेवजह इन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठा दिया, आर्टिकल 370 का मुद्दा उठा दिया। इसलिए जो हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने सीधा इनको कह दिया कड़े शब्दों में कि आप कौन हैं? स्पोक्समैन ऑफ टेररिज्म, मतलब आतंकवाद के प्रवक्ता हैं आप। और हमारे विदेश मंत्री ने एक और अच्छी बात कही कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार जिस तरीके से, जितनी तेज़ी से गिर रहा है उससे ज़्यादा तेज़ी से पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी, मतलब कि मान्यता गिरती जा रही है। तो बहुत सही कहा इन्होंने और अच्छी बात भी है। 1-2 बार जब तक इनको सुनाएंगे नहीं तब तक इनको समझ में आएगा नहीं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का पहला एकीकृत डाटा सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो आंसर है आंध्र प्रदेश में। आइए देखते हैं। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं CM जगन मोहन रेड्डी। YS जगन मोहन रेड्डी ने ये विजाक लिखा है, वाइजैक है ये। वाइजैक मतलब कि विशाखापट्टनम। वाइजैक टेक पार्क की आधारशिला रखी है। यह अडानी समूह के द्वारा तैयार किया जाएगा। अडानी समूह द्वारा विशाखापट्टनम में स्थापित किया जा रहा है। 300 मेगावाट है, 300 मेगावाट डेटा सेंटर सिंगापुर से एक सबमरीन प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान करेगा। डेटा गति और इंटरनेट बैंडविड्थ में वृद्धि जैसी सेवाओं की भविष्य की पकड़ को स्थापित करने में मदद करेगा ये। तो ये जो हमारा डेटा सेंटर बनाया जाएगा, मतलब एक तो वाइजैक टेक पार्क बनाया जाएगा। अब उसी में कौन कौन सी अलग अलग चीज़ें हैं, तो अलग अलग चीज़ों में एक चीज़ ये है डेटा सेंटर। उसके बारे में आगे देखते हैं, जो कि 300 मेगावाट का होगा। अब ये जो डेटा सेंटर होगा, ये जो डाटा की स्पीड है,
इंटरनेट के जो बैंडविड्थ है, इन सब की स्पीड है, इन सबको बढ़ाने में मदद करेगा। और एक देश जिससे हम मदद लेंगे इसमें, वो है सिंगापुर। सिंगापुर से मदद ली जाएगी, वहाँ से सबमरीन केबल्स ये सब बिछाई जाएगी। अडानी ग्रुप लगभग 21,000 करोड़ रुपए के वाइजैक टेक पार्क में 2 डेटा सेंटर स्थापित करेगा। अब ये जो 2 डेटा सेंटर हैं उसमें से एक 200 मेगावाट का है और दूसरा 100 मेगावाट का। तो ये जो डेटा सेंटर होंगे देश में इस तरह की सबसे बड़ी सुविधा होगी और वे पूरी तरह से हरित ऊर्जा पर चलेंगे, मतलब रीन्यूएबल एनर्जी पे, नवीकरणीय ऊर्जा पे ये चलेंगे डेटा सेंटर पूरी तरीके से। डाटाबेस सेंटर की स्थापना न केवल सिंगापुर से सबमरीन केबल्स की सुविधा और दस्तावेज सेवाओं की भविष्य की शुरुआत को बदलने में मदद करेगी, बल्कि नौकरी के अवसर भी पैदा करेगी और विशाखापट्टनम का सुनिश्चित विकास होगा। तो चलिए, हम लोग को याद रखना है कि देश का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनेगा, एकीकृत डाटा सेंटर, वो बनेगा वाइजैक टेक पार्क में। तो ये हम लोग अच्छे से याद रखेंगे। 300 मेगावाट के 2 डेटा सेंटर बनेंगे। कौन सा देश इसमें मदद करेगा? सिंगापुर। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। बुलंद भारत एक्सरसाइज किस राज्य में किया गया? ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु। तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा के पास हाई एल्टीट्यूड, मतलब काफ़ी अधिक ऊंचाई पर आर्टिलरी रेंज से फायर ट्रेनिंग की है। इस युद्धाभ्यास को बुलंद भारत एक्सरसाइज नाम दिया गया। बुलंद भारत अभ्यास अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले और तवांग जिलों में किया गया है। यह अभ्यास तैनात विशेष बलों की एविएशन और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के साथ मिलकर किया गया। यह आर्टिलरी और इन्फेंट्री की निगरानी और मारक क्षमता अभ्यास था और मेनली इसका मुख्य उद्देश्य था कि हाई एल्टीट्यूड पे ये फायरिंग की जाए। देखिए, बात की जाए अरुणाचल प्रदेश की तो राजधानी क्या है? ईटानगर। मुख्यमंत्री पेमा खंडू। राज्यपाल हैं कैवल्य त्रिविक्रम। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से है अरुणाचल प्रदेश में? नामदाफ या नामदफा कहते हैं, मॉलिंग भी है, नदी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ जो अरुणाचल प्रदेश से बहती हैं वो है लोहित और एक है दिबांग, लोहित और दिबांग नदी। चलिए आगे देखते हैं। किस देश में मशीन स्कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? ऑप्शंस हैं संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अमेरिका, इंडोनेशिया। तो आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात में मशीन स्कैन सी 2023 का आयोजन किया गया। दुबई के म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर में इसका आयोजन किया गया। ये म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर क्या है? तो ये है म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर, इसे कहते हैं, ये दुबई में स्थित है। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? दुनिया भर के विशेषज्ञों को एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर चर्चा करने के लिए तथा अगली सिलिकॉन वैली बनाने के यूएई के दृष्टिकोण में योगदान करने की क्षमता पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाना था। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तो मशीन स्कैन सी 2023 का आयोजन किया गया यूएई में किया गया, म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर में किया गया। तो ये एक ओवल शेप की पूरी बिल्डिंग है, ओवल शेप की कंप्लीट बिल्डिंग है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा कितने समय तक बढ़ा दी गई है? स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा कितने समय तक बढ़ा दी गई? ऑप्शंस हैं 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। तो आंसर है 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा 1 वर्ष तक के लिए बढ़ा दी गई है। यह मिशन 1 जून 2023 तक पूर्ण किया जाना था, किंतु अब इसकी समय सीमा जून 2024 तक कर दी गई है, क्योंकि कुछ स्मार्ट सिटीज़ ऐसी हैं जिनका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। 75% तक काम कुछ सिटीज़ का हुआ है, तो वो पूरा होने में अभी समय है, इसीलिए 1 साल समय सीमा बढ़ा दी गई है। शुरुआत कब हुई थी स्मार्ट सिटी मिशन की? 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। जनवरी 2016 से जून 2018 तक 2 चरणों में प्रतियोगिता के माध्यम से पुनर्विकास के लिए 100 शहरों का चयन किया गया, 100 स्मार्ट सिटीज़ का चयन किया गया था। जून 2018 से 5 वर्ष के भीतर जून 2023 तक पूर्ण करना था, किंतु अब 1 वर्ष के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। सरकार ने 100 शहरों को लगभग 38,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह मिशन शहरी और आवास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो चलिए ठीक है, हम लोग याद रखेंगे स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा 1 वर्ष तक के लिए बढ़ा दी गई। स्टार्ट हुआ था 25 जून 2015 से, जून 2018 से 5 वर्ष के भीतर जून 2023 तक हम लोग को कंप्लीट करना था, लेकिन 1 वर्ष बढ़ा दिया गया। और 100 शहरों के लिए कितने सैंक्शन किए गए, कितना रुपए सैंक्शन किया गया? 38,000 करोड़ रुपए जारी किए गए। चलिए आगे देखते हैं। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22 के अनुसार भारत का सबसे इनोवेटिव राज्य कौन सा है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात। तो आंसर है कर्नाटक। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे
2021-22 ने कर्नाटक को सबसे इनोवेटिव राज्य का दर्जा दिया है। इनोवेटिव मतलब कि अभिनव राज्य का दर्जा दिया है। कर्नाटक के बाद दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, तेलंगाना और तमिलनाडु का स्थान है। यह सर्वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा एक संयुक्त अध्ययन है। देखिए, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में क्रमशः लगभग 46%, 39% और 31% के साथ अभिनव फर्मों का सबसे अधिक हिस्सा था। अभिनव फर्मों का सबसे अधिक हिस्सा में कौन सबसे आगे है? तेलंगाना, लगभग 46% के साथ। लेकिन ओवरऑल सबसे ज़्यादा इनोवेटिव राज्य कौन सा है? इनोवेटिव राज्य का दर्जा तो उसे कर्नाटक को दिया गया है। तो ये डिफरेंस हम लोग को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन हैं सिलवासा, कवरत्ती, पोर्ट ब्लेयर, दमन। तो आंसर है सिलवासा। सिलवासा कहाँ पर स्थित एक शहर है? दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव यहाँ पर स्थित एक शहर है। वहाँ की राजधानी क्या है? तो दमन। दमन वहाँ की राजधानी है। कवरत्ती ये कहाँ की राजधानी है? लक्षद्वीप की। पोर्ट ब्लेयर ये अंडमान निकोबार की राजधानी है। चलिए आगे देखते हैं। दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव के शहर सिलवासा में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। संस्थान को स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत विकसित किया गया है। यह लगभग 203 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। यह परिसर 14 एकड़ में फैला हुआ है। चलिए बात की है दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव की। तो राजधानी क्या है? दमन। प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल। पहले दादरा और नागर हवेली अलग, दमन और दीव अलग अलग थे। ठीक है, दादरा और नागर हवेली यहाँ पे अलग थे और दमन और दीव यहाँ पे करीब अलग अलग थे। लेकिन 26 नवंबर 2019 को इनके विलय की घोषणा हुई थी। और अस्तित्व में कब आए थे ये दोनों जुड़ के? मतलब दोनों मर्ज कब हो गए थे? 26 जनवरी 2020 को इन दोनों के विलय अस्तित्व में आ गया था। तो अब पहले देखिए, दमन और दीव की राजधानी क्या थी? दीव। दादरा और नागर हवेली इसकी राजधानी क्या थी? सिलवासा। दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव ये संयुक्त रूप से एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी दमन है। तो ये हम लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक किताब के लेखक कौन है? ऑप्शन है कर्ण सिंह, शशि शेखर वेम्पति, सलमान रुश्दी, बोरिया मजुमदार। तो आंसर है शशि शेखर वेम्पति। कर्ण सिंह ये इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? तो इन्होंने लिखी है मुंडक उपनिषद, द गेटवे टू इटर्निटी। सलमान रुश्दी इनकी कौन सी किताब है? 2023 में विक्ट्री सिटी। विक्ट्री सिटी ये बहुत ही फेमस लेखक हैं, महत्वपूर्ण है। बोरिया मजुमदार इन्होंने सचिन तेंदुलकर सर के ऊपर लिखी थी, सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो। चलिए ठीक है आगे देखते हैं। तो शशि शेखर वेम्पति ने कौन सी किताब लिखी है? कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। ये प्रसार भारती के पूर्व CEO रह चुके हैं। शशि शेखर वेम्पति प्रसार भारती के पूर्व CEO रह चुके हैं। लेखक के अनुसार देखिए इन्होंने किस बारे में लिखा है इस बुक में? मन की बात, रेडियो की शक्ति और एक राष्ट्र नेता की दृष्टि का समन्वय। देखिए यहाँ फोटो से वैसे समझ में आ रहा है प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, और स्पेशली मन की बात एंड इट्स इन्फ्लुएंसेस ऑन इंडिया। तो मन की बात और मन की बात का क्या प्रभाव पड़ा है इंडिया के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर इस बुक में लिखा गया है। तो लेखक के अनुसार मन की बात, रेडियो की शक्ति और एक राष्ट्र के नेता की दृष्टि का समन्वय है। 15 अध्यायों के दौरान इस किताब में 15 अध्याय हैं, 15 चैप्टर्स हैं। इसमें आधार से उभरने वाले परिवर्तन के नेतृत्व करने वालों और प्रतिभा व्यक्तित्वों से दृष्टिकोण भी प्रदर्शित करती है। इस किताब का विमोचन मन की बात की 100वीं कड़ी के दौरान आयोजित किया गया था। तो मन की बात की अभी 100वीं कड़ी, 100वां एपिसोड पूरा हुआ था, तो उस दौरान इस किताब का विमोचन किया गया। इस किताब का नाम क्या है? कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, जो कि मन की बात के ऊपर लिखा गया है। इसके लेखक कौन है? शशि शेखर वेम्पति। चलिए आगे देखते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ओरियन एक्सरसाइज जो कि कहाँ हुई थी? फ्रांस में। फ्रांस में हुई थी ओरियन एक्सरसाइज, जिसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया था। ये एक वायु सैन्य अभ्यास था जो कि 5 मई को इसका समापन हुआ है। देखिए 5 मई को मतलब कि कल के दिन इसका समापन हुआ। तो इसमें ध्यान रखिएगा फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह जो कि भारत की पहली महिला पायलट हैं। राफेल फाइटर जेट को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? शिवांगी सिंह। इन्होंने भी इस एक्सरसाइज में भाग लिया था। तो इनका नाम भी हम लोगों को ध्यान रखना है। शिवांगी सिंह ओरियन एक्सरसाइज में
किस महिला पायलट ने भाग लिया था? महिला फाइटर पायलट ने, तो शिवांगी सिंह ने भाग लिया था। चलिए लास्ट क्लास को रिवाइज करते हैं। भारत का पहला ODF प्लस जिला कौन सा बना है? वायनाड, जो कि केरल में है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स खिताब हासिल करने वाली 11वीं भारतीय महिला कौन बनी है? वंतिका अग्रवाल। हाल ही में किस भारतीय मूल की ब्रिटिश अभिनेत्री लेखिका को बाफ्टा फेलोशिप से सम्मानित किया गया? मीरा स्याल। भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? मुंबई में। हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? लूका ब्रेसेल ने। ये यूरोप का पहला स्नूकर चैंपियनशिप खिताब था और ये यूरोप के बेल्जियम देश से हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे दिया गया? उपरोक्त सभी, नरगिस मोहम्मदी, नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी। हाल ही में रणजीत गुहा का निधन हुआ, वह कौन थे? इतिहासकार। हाल ही में जारी वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार वेतन देने के मामले में भारत का स्थान क्या है? 65वां, 65 नंबर पर। ओके, थैंक यू। तो ये थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।